ओपन एंड एग्जामिन द फाइल, ये दो फाइल्स हैं, ठीक है, साइटिंग्स और जिराफ, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने जिराफ भी ओपन कर ली। ओके, को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑटो फिट करते हैं, साइटिंग्स को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं इधर ओपन कर लेता हूँ लेफ्ट साइड पे। इसको भी ऑटो फिट कर लेते हैं, कहता है इसको एग्जामिन करें। तो मैं एग्जामिन करता हूँ, मैं देखता हूँ, अच्छा यार यहाँ पे ना कुछ कंट्रीज का डेटा है और नीचे कुछ डेट्स हैं। कोड का एक कॉलम है, टैग नंबर, कंट्री, स्टेटस, टोग्राफिक एविडेंस। अच्छा, मैंने ये काम काफी बार करवाया है स्टूडेंट्स को, तो मुझे पता है ये फाइल के अंदर किस चीज का डेटा पड़ा हुआ है। बेसिकली जिराफ्स कितनी बार देखे गए, कितनी बार नहीं देखे गए, उनके गले में कौन सा टैग था, किस कंट्री में देखे गए, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज का डेटा है, ठीक है। ये स्टेटस और ये चीजें ये ऑलरेडी नहीं निकली होती। ये दो फाइल्स ऐसे होती हैं, स्पीशी और स्टेटस हमने खुद निकालने हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है एग्जामिनर, उसने बताया हुआ कि जो साइटिंग्स वाली फाइल है ना, उसको जिराफ अंडरस्कोर अपने कैंडिडेट डिटेल से सेव कर लें, साइटिंग्स वाली फाइल को। तो देखो साइटिंग्स वाली फाइल ये है बच्चों, ठीक है। कह रहा है इसको जिराफ अंडरस्कोर अपने कैंडिडेट डिटेल से सेव करें। तो मैंने सेव एज पे गया, ठीक है। इसी फोल्डर में जाकर मैं करता हूँ इसको जिराफ अंडरस्कोर PK874 PK874 _110, ठीक है। और इसको CSV नहीं, इसको हमने हमेशा मुस्तफा एक्सेल बुक सेव करना होता है। सेव कर लिया। तो अब आप देखें ऊपर जिराफ आ गया। ओके, जिराफ के नाम से फाइल बन गई है। व्हाट नेक्स्ट इज, एग्जामिनर ने कहा है कि प्लेस और नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, सेंटर अलाइन इन द हेडर, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो जिनका हेडर लगाने का जो स्टाइल है वो ऐसे है, वो इंसर्ट में जाते हैं और इधर हेडर में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटर लाइन में हेडर में अपनी डिटेल्स भी देते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस तरह का है। मैं जाता हूँ प्रिंट में, ठीक है, पेज सेटअप में जाता हूँ, वो भी तरीका ठीक है, ठीक है। पेज सेटअप में जाता हूँ, हेडर और फुटर में जाता हूँ, कस्टम हेडर में जाके यहाँ पे अपनी कैंडिडेट डिटेल्स देखता हूँ जो उसने बताई हैं। उसने कहा है क्या करें, नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मुस्तफ़ा PK874 110। ओके, ये मैंने हेडर में ये काम कर दिया। प्लेस द टेक्स्ट क्रिएटेड ऑन फॉलोड बाय स्पेस ऑटोमेटिक डेट अ स्पेस, ये कहाँ फुटर में करना है। तो मैं हेडर वाला सेक्शन जरा क्लियर कर दूं। ये मैंने इसको ओके कर दिया, हेडर लग गया। अब मैं कस्टम फुटर में जाता हूँ और राइट अलाइनमेंट में उसने कहा आई थिंक, ठीक है। फरजाम देखता जा बेटा, एट दैट टेक्स्ट फॉलोड देन ऑटोमेटिक इन द फुटर, फुटर में कहीं पे भी नहीं कहा ना, देन द टेक्स्ट ऐड फॉलो जी। तो फिर मैं इसको भी सेंटर अलाइन में ही कर देता हूँ। सेंटर सेक्शन क्या, क्रिएटेड ऑन फॉलोड बाय अ स्पेस उसने कहा था, ऑटोमेटेड डेट अ स्पेस, पहले एक डेट लग, पहले एक देखो, पहले यूं था ना, क्रिएटेड ऑन एक स्पेस ऑटोमेटेड डेट लगानी है, तो डेट आएगी यहाँ से, ये देखें, ठीक है, ये डेट आ गई। फिर कहता है स्पेस दें और देन द टेक्स्ट एट फॉलोड बाय अ स्पेस और ऑटोमेटेड टाइम। तो कहता है एक स्पेस दो, ऐड लिखो और ऑटोमेटेड टाइम लगा दो, ये ऑटोमेटेड टाइम आ गया, ठीक है। ओके करता हूँ और अगेन ओके करूंगा। तो अब आप देखिए मेरी एक्सेल फाइल के अंदर ना, मुझे यहाँ पर यहीं पर नजर आ जाता कि मेरा हेडर फुटर किस तरह का लग रहा है। इसलिए मैं ये चीज प्रेफर करता हूँ, यहाँ से आके करना मुझे नजर आ जाता है मेरे पेज के ऊपर हेडर भी लग गया, नीचे क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटेड डेट एट ऑटोमेटेड टाइम भी आ गया, ठीक हो गया। अब मैं वापस चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर नजर नहीं आएगा। यहाँ पे मेक श्योर आप ये देखो, ये बटन है नॉर्मल व्यू में जाने का, इधर जाएंगे आप, ठीक है। अब मैं नॉर्मल व्यू में आ गया हूँ, ओह आई हैव टू गो टू नॉर्मल व्यू, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैंने हेडर एंड फुटर सेट की है, आगे सुने।
आ, हाँ जी, अब रियल एक्शन स्टार्ट होने लगा है। वो कह रहा है जी, प्लेस अ रेप्लिकेबल फॉर्मूला इन सेल D28 टू लुक अप द स्पीशी। ठीक है, तो हमने लुकअप करना है स्पीशी की वैल्यू। ये देखिए, मैंने ये स्प्लिट स्क्रीन कर रखी है। कहता है स्पीशी की वैल्यू ढूंढनी है आपने। ओके, जो पड़ी तो हुई है इस फाइल में, जो राइट साइड पे है फाइल। ठीक है, ये देखें, स्पीशी का ये कॉलम है। ओके, स्पीशी का कॉलम ये है। ठीक है, यहां से हमने डेटा लेकर आना है ए यहाँ पे। ओके, तो और उसने ये भी कहा है कि आपने लुकअप करना है। उसने खुद बताया हुआ है, देखो एग्जामिनर ने खुद बताया है कि भाईजान आपने कोड को यूज करो एज अ लुकअप वैल्यू। लेकिन अगर नहीं समझ आती कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और उसको हम किस तरह एनालाइज करते हैं कि वो वैल्यू क्या होती है, तो देखो, देखो बेटा, दोनों फाइल्स के अंदर जो सिमिलर वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको आप एज अ लुकअप यूज करते हो। जैसे ये कोड है और ये भी कोड है। ठीक है, तो ये होती है लुकअप वैल्यू। और यहाँ पर कौन सा लुकअप लगना है, ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं आप? आंसर देख के। देखो, स्पीशी आपके पास वर्टिकली स्टोर है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो वर्टिकली स्टोर है, इसलिए आप वी लुकअप लगाओगे। ओके, तो ये डिसाइड करते हैं यूं कि कौन सा लुकअप लगना है डेटा देख के। ओके, अगर ये डेटा सो यूं मैंने होता ना पूछा था लाइक कि दिस। एक्स लुकअप कब लगता है। एक्स लुकअप कब लगता है, उसकी वीडियो अभी आपने देखनी है, और अभी पूछना नहीं है, क्योंकि अभी एक्स लुकअप मेरे प्लान में पता कब है, वेंसडे को है एक्स लुकअप। ठीक है, तो वेंसडे की क्लास मिस नहीं करनी है एक्स लुकअप की। सदर्न जिराफ अगर यूं लिखा होता, ठीक है, और उसके बाद ये एंगोलन जिराफ यूं लिखा होता, और ये देखें साउथ अफ्रीकन जिराफ यूं लिखा, तो देखो, अब आपका डेटा ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ठीक है, इस केस में आप एच लुकअप लगाते हो। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टली स्टोर है, तो फिर आप एच लुकअप लगाते हो। लेकिन यहाँ पे तो है यार, वर्टिकली स्टोर है ना। ओके, इसलिए आप वी लुकअप्स के साथ काम करेंगे। अच्छा बेटा देखें, स्पीशी आई विल से इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू क्या होती है? जो दोनों जगह सेम पड़ी होती है। और सेलेक्ट कौन सी करते हैं? जिस फाइल के अंदर डेटा लेके आना है उस फाइल का डेटा। हेडिंग कभी भी नहीं सेलेक्ट करते, कोड की हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, डेटा सेलेक्ट करना है V28। और फिर अब वो मेरे, देखो मेरे से क्या मांग रहा है, वो मेरे से टेबल अरे मांग रहा है। टेबल अरे का मतलब है वो डेटा जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू और जो आंसर चाहिए, वो दोनों चीजें शामिल हों। बेटा, लुकअप वैल्यू कोड थी ना, और आंसर स्पीशी चाहिए आपको, तो लुकअप वैल्यू से लेकर आंसर तक जितना भी डेटा आप सारा सेलेक्ट करोगे विदाउट हेडिंग्स। विदाउट हेडिंग्स, ठीक है, कर लिया सेलेक्ट। अब मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब वो मेरे से क्या मांग रहा है, देखो, अब वो मेरे से मांग रहा है कॉलम इंडेक्स। वो मेरे से मांग रहा है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे कोड इज द कॉलम नंबर 1। ठीक है, कैटेगरी इज कॉलम 2, पीसी कॉलम नंबर 3 में है। तो मैं कॉलम का जो इंडेक्स लिखूंगा यहाँ पर, वो कॉलम 3 ही होगा। ठीक है, कॉमा। अब वो मेरे से मांग रहा है एग्जैक्ट मैच। हमेशा एग्जैक्ट मैच करते होते हैं, जीरो लिख दो या फॉल्स लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एंटर की प्रेस की, तो देखो स्पीशी निकल आई है। ओके, एक दफा वेरीफाई जरूर कर लेना कि ये ठीक आई है कि नहीं। देखो, जैसे N3 के अगेंस्ट वेस्ट अफ्रीकन जिराफ आया है, तो N3 के अगेंस्ट देखो वेस्ट अफ्रीकन जिराफ ही है। एक और रैंडमली कर लेते हैं। देखो M2 के अगेंस्ट मसाई जिराफ है, तो M2 के अगेंस्ट यहाँ पर मसाई जिराफ ही है। इसी तरह अब मैं ये, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ स्टेटस निकालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है स्टेटस निकालें। ये देखें, प्लेस अ रेप्लिकेबल फॉर्मूला इन F28 टू लुक अप द स्टेटस। मतलब स्टेटस ढूंढो कोड को ही यूज करके। ये बड़ा उसने आसान किया, आपको बता दिया कि लुकअप वैल्यू कोड यूज कर ले। वरना आपको खुद पता होना चाहिए कि लुकअप वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं, जो दोनों जगह सेम पड़ी हो। स्टेटस निकालने के लिए भी वी लुकअप लगेगा, क्योंकि देखो स्टेटस जो है वो भी वर्टिकली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आगे चलें, तो आई विल से वी लुकअप। ये पेपर मैंने पूरा करवाना है आज। ठीक है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या, जो दोनों जगह सेम हो।
N3, ठीक है, एंड अब वो मेरे से टेबल एरे मांग रहा है, तो मैंने बताया टेबल एरे लुकअप वैल्यू प्लस जो चीज आंसर चाहिए वहां तक का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। अभी देखिए मैं मैनेज करता हूँ इसको इस तरह ताकि मुझे फॉर्मूला पूरा नजर आए। कॉमा, कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, गिनो मेरे साथ। मुझे चाहिए दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5 एंड स्टेटस इज कॉलम नंबर 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 ही लिखूंगा। 6, कॉमा, पॉज लिख दो या जीरो लिख दो, एक ही बात है। पहले मैंने पॉज लिखा था, अब मैं जीरो लिखता हूँ। ओके, एक दफा मैं देख लेता हूँ ठीक आया कि नहीं। N3 के अगेंस्ट, देखिए N3 के अगेंस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो N3 के अगेंस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही पड़ा हुआ है। एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं। S1 के अगेंस्ट वल्नरेबल पड़ा हुआ है, तो S1 के अगेंस्ट वल्नरेबल ही है। मेरा सारा डेटा करेक्ट, ठीक है जी। आगे सुने, ये तो हो गए ना लुकअप्स, ये तो हो गए लुकअप्स, ठीक है। अब आगे चलते और देखते हैं उसने हमें क्या कहा है। अब वो कह रहे हैं रेप्लिकेट द फॉर्मूला इन फॉर्मूला एंटर इन स्टेप 2 and 3 फॉर ऑल साइटिंग। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि ये काम करो। ये जो आपने मैंने यहाँ पे डबल डबल क्लिक किया था ना, और उससे सारी वैल्यूज निकल आई थी, ये काम होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे जी प्लेस इन सेल B4 फॉर्मूला टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर दिस 7 डे पीरियड। अब ये बड़ी बड़ी दबी दबी राइटिंग में ना उसने आपको कहा होता है कि काउंट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी होता है उसको सॉल्व करने से, क्योंकि सॉल्यूशन बच्चों के जेहन में आ जाता है। कोई इतने बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, टोटल 15 से 17 फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, उनके अलावा नहीं पेपर आता। तो वो सारे हम लोग रिवाइज तो करेंगे ही, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग ऑफ द एग्जामिनर। उसने कहा है भाईजान, ये देखो क्या कहता है, उसको कहता है क्या करें, काउंट द टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर दिस 7 डे पीरियड। ये कौन सा 7 डे पीरियड है? तो ये देखो, ये जो डेट्स है ना, ये सारी डेट्स, ये 4 डेट से लेकर 10 डेट तक, ये सारी डेट्स बेसिकली 7 डेज बनती हैं। इन 7 डेज में टोटल कितनी बार जिराफ को देखने की ट्राई की गई, कितनी बार जिराफ की साइटिंग्स करने की ट्राई की गई, ये चीज गिननी है इस वाले सेल में, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू काउंट, ठीक है। अब जरा एक दफा सुन लो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। काउंट, काउंट ए और काउंट इफ्स, ये सारे एक काउंट की फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। एक दफा देख लो ये क्या क्या कहते हैं। नहीं, काउंट इफ नहीं लगना यार, यार क्या करें, देखो सुनो बेटा, एक होता है काउंट, ठीक है। काउंट्स न्यूमेरिक वैल्यू, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, काउंट सिर्फ वो कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, ठीक है। न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट वैल्यूज, ये सब कुछ काउंट कर लेता है। फिर एक होता है काउंट ब्लैंक, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर ये ब्लैंक वैल्यूज होंगी वो काउंट करेगा। उसके बाद होता है काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है। काउंट इफ और काउंट इफ्स क्या करेगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब आगे सुने जरा, यहाँ पर उसने कहा है गिनो के कितनी साइटिंग्स हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं डेट के सारे सेल काउंट कर लूं, ठीक है। और डेट की सारी वैल्यूज न्यूमेरिक है, डेट की सारी वैल्यूज न्यूमेरिक है, तो फिर मैं अभी बता के आया हूँ कि न्यूमेरिक्स को काउंट करने के लिए आपके पास काउंट का फॉर्मूला होता है। कहते हैं जी कौन कौन सी वैल्यू काउंट करनी है, मैंने कहा इस सेल को पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा दिया, सारी रेंज सेलेक्ट हो गई, ठीक है। 828 से 897, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। कहता है जी टोटल 70 टाइम्स ट्राई करने की कोशिश की गई है साइटिंग्स की, ठीक है। आगे सुने, 5 नंबर का सवाल था, ठीक है। ओ पहले ये था यार, सॉरी, प्लेस इन सेल B3, ठीक है। ये वाला सवाल सॉल्व किया है मैंने अभी। प्लेस इन सेल B3 टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर द 7 डे पीरियड। अब मैं ये करने लगा हूँ,
काउंट द टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर 7 डे पीरियड वेयर फोटोग्राफ ऑफ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी वॉज टेकन। अब आप लेके समझो कि ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए है। फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ आ ही जाएगा कि वो क्या लगाया, क्यों लगाया। देखें क्या यार, कौन बच्चा नहीं बैठा हुआ। मुस्तफा है, अयान है, ठीक है। देखो बेटा, अब आपने दो चीजें नोटिस करनी है कि उसने, एग्जामिनर ने कहा है इस सारे डेटा में से, इस सारे डेटा में से वो वाला डेटा गिनो जहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी मौजूद है और उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद है। ये देखें, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस है। तो मैंने गिनना तो है, मैंने काउंट तो करना है, लेकिन मैंने ये चीज काउंट करनी है कि कौन कौन सी स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है और उनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी है। ठीक है। अगर तो वो मुझे कहता कि सिर्फ वो वाले स्पीशी काउंट करके दिखा दो, या सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड काउंट करके दिखा दो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो मेरा काम काउंट इफ से हो जाता। क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज काउंट करनी है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी है। या अगर वो कहता सिर्फ वो वाले सेल काउंट करो जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस यस है, तो फिर भी मेरा काम काउंट इफ से हो जाता, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज देखनी है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर मैंने दो चीजें देखनी है। ठीक है, फरजाम, कौन कौन सी देखो। यहाँ पर मैंने गिनना गिनना है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो और उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो और फोटोग्राफिक एविडेंस भी यस हो। तो मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट रेंजेस में से दो डिफरेंट क्राइटेरिया फुलफिल कराने हैं। तो मुझे अब काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक दफा देखें, मैं पहले आपको काउंट इफ से करके दिखाता हूँ। काउंट इफ कहता है जी रेंज बताएं। मैंने कहा यार ये वाली रेंज है, स्टेटस वाली रेंज है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है। और वो अब मुझे कहेगा अच्छा जी आपने इस रेंज में से क्या करना है। ठीक है, कॉमा, मैं कहूंगा इस रेंज में से ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले सेल सेलेक्ट कर लो। तो दो चीजें हैं, एक तो मैं यहाँ डबल कोट्स में जाके क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिख दूं डबल कोट्स में, या ज्यादा एफिशिएंट वे है मैं ये वाला सेल ही सेलेक्ट कर दूं जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बड़े गौर से देखना ये F28। तो मैंने एक्सेल को कहा एक्सेल देखना F28 से F97 तक। ठीक है, ये मेरी रेंज है और ये मेरा क्राइटेरिया है F28। F28 में पढ़ा क्या हुआ, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो मैंने एक्सेल को कहा एक्सेल देखना इस रेंज में F28 सेल की जो वैल्यू है वो कितनी बार पड़ी हुई है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो देखो वो कह रहे हैं 13 टाइम्स पड़ी हुई है। ये तो उसने सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिने है ना। ठीक है, ये तो उसने काउंट ए नहीं, ये तो उसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिने हैं। हमने तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और फोटोग्राफी के एविडेंस यस भी गिनना है। तो यहाँ पर काउंट इफ नहीं चलना, यहाँ पर काउंट इफ्स चलेगा। देखो मैंने कहा काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, कहते हैं जी क्राइटेरिया रेंज वन बताएं। मैंने कहा ये स्टेटस वाली ही रेंज है। ठीक है, अब वो कहेगा इस रेंज में से आपने क्या काउंट करना है। मैं कहूंगा इस रेंज में से जो क्राइटेरिया है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तुमने काउंट करनी है, कॉमा। अब मेरे से क्राइटेरिया रेंज टू मांग रहा है, मैं ये फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब वो मुझे पूछेगा तुमने इस फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज से क्या सेलेक्ट करना है। मैं दो काम कर सकूँ, मैं डबल कोट्स लगा के यस यूं डबल कोट्स में लिख सकता हूँ। दूसरा एफिशिएंट वे है कि मैं फोटोग्राफिक एविडेंस में ये यस वाला सेल सेलेक्ट कर दूँ। ठीक हो गया बच्चों, और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज की। अब एंटर की प्रेस की, अब ये देखो ये टोटल 12 निकले। हाँ जी, ओके। काउंट इफ और काउंट इफ का मतलब समझ आया है? जरा यस नो करके बता दें। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप लोगों को मिल जाएगी, वो आपने एट अर्लीस्ट मुझे सॉल्व करके भेजनी भी है। ठीक है, आगे चले। शाबाश, शाबाश, मुस्तफा भी यस नो करे, अल्फा भी यस नो करे प्लीज। आगे सुनो बच्चों, कहते हैं जी इंसर्ट अ न्यू रो बिटवीन 5 एंड 6। रो 5 और 6 में एक नई रो इंसर्ट करनी है, बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी टास्क है।
ठीक है, अब बात सुन रहा है कि बस बैठ के देख रहा है? अच्छा जी, रो रो 5 और 6 के दरमियान रो ऐड करनी है ना? तो आप 6 पे जाएंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखो रो 5 और 6 के दरमियान एक नई रो ऐड हो गई है। ठीक है, नहीं समझ आई दोबारा देखें। 5 और 6 के दरमियान रो ऐड करनी है तो 6 पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करेंगे, नई रो आ जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि A6 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐड कर दें। क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिख दिया। एंडेंजर्ड लिख दिया। और क्या करें? प्लेस अ रेप्लिकेबल फॉर्मूला इन सेल B8 टू डिस्प्ले। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपने समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है। फॉर्मूला तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ आना इज मोर इम्पोर्टेंट। सी इट सेज, एक ऐसा फॉर्मूला लगाएं सेल B8 में कि आप डिस्प्ले करें नंबर ऑफ साइटिंग्स ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन दिस कंट्री। किस कंट्री की बात कर रहा है, ये बच्चों को अक्सर नहीं समझ आती। तो देखो जरा बेटा, कंट्रीज किधर पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है, ये देखो कंट्री का ये वाला सेल है, ये वाला देखो। और ये सारी आपके पास कंट्रीज पड़ी हुई हैं, बोट्सवाना, बुरुंडी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, इथियोपिया एटसेट्रा। ये सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने गिनना है कि बोट्सवाना में कितने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी हैं जिनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद है। नहीं, फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं मांगा, सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड मांगा हुआ है। हाँ जी, सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड मांगा है। ठीक है, तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? मैंने बेसिकली दो चीजें चेक करनी है कि कंट्री हो बोट्सवाना, ठीक है, जो कि इस रेंज में भी मौजूद है, देखो बोट्सवाना। ठीक है, और स्टेटस हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो स्टेटस की रेंज के अंदर मौजूद है। तो बेटा कंट्रीज बेसिकली कहाँ मौजूद हैं? ये कंट्री की रेंज में, और स्टेटस यहाँ मौजूद है। तो उसी तरह मैंने दो चीजों की बेसिस पर काउंटिंग करनी है, तो मैं काउंट इफ्स लगाऊंगा। ठीक, वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 1। चलो पहले मैं ये कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ से ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले सेल चाहिए। ये रेंज सेलेक्ट हुई, कॉमा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 का है, कंट्री वाली, ये कंट्रीज। अब इस कंट्री का क्राइटेरिया आप क्या लिख के दोगे उसको? आप बताओगे उसको, भाई ये इस रेंज में से ये बोट्सवाना सेलेक्ट करो। ठीक है, आप एक्सेल को कह रहे हो इस रेंज में से जो बोट्सवाना है ये जहां मिले, और जहां पे तुम्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड मिले, वो तुमने गिन लेने हैं। इस फॉर्मूले का मतलब देखो बेटा, का मतलब है ये जो पहली रेंज थी ना, F29 से F28, ये है स्टेटस की। आपने कहा स्टेटस में से गिनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। F29 वाले सेल का मतलब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, फिर E29 से E98 कंट्री वाली रेंज है। ठीक है, और A8 का मतलब था बोट्सवाना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है, आप एक्सेल गिनो स्टेटस की रेंज में कितने क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और कंट्री की रेंज में कितने बोट्सवाना है। जहां पे ये दोनों चीजें मैच होंगी, बोट्सवाना और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो चीज एक्सेल आपको आंसर निकाल के देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर आंसर आएगा 0। ठीक है, और ये 0 ही है, आप इसको देख भी सकते हो। देखो यहाँ पर बोट्सवाना, देखो बोट्सवाना क्रिटिकल एंडेंजर नहीं है, वो तो वल्नरेबल है। नीचे कहीं जाके देखते हैं, फिर बोट्सवाना वो भी वल्नरेबल है। फिर नीचे जाके देखिए, ये भी दो बोट्सवाना, वो भी वल्नरेबल है। तो क्रिटिकल एंडेंजर तो कहीं भी नहीं है बोट्सवाना, इसलिए ऊपर भी 0 आंसर आया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रेप्लीकेट करोगे फॉर्मूला को। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो देखें
डिफरेंट रेंजेस आ गई हैं, ठीक है। लेकिन ये रेंज ना चेंज भी हो गई होगी, या ये देखें ये रेंज यहाँ पर ना चेंज हो गई है, तो हमने इस रेंज को लॉक करना है। ठीक है, लॉक कैसे करते हैं? आप इसको सेलेक्ट करें और F4 की दबा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे के कंप्यूटर में F4 डायरेक्ट नहीं ना चलेगा, तो FN की होती है एक, FN F4 दबाते हैं। ये रेंज लॉक हो गई है। रेंज लॉक करनी है, वो नहीं लॉक करने, क्राइटेरियाज नहीं लॉक करने, मतलब F29 और A8 नहीं चेंज करने, रेंज को लॉक करना था। और मैं इसको ये करता हूँ, देखिए यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, थोड़ा सा डेटा में डिफरेंस आया है। क्या बात है यहाँ। यहाँ डॉलर साइन इसलिए लगाया है फरजाम कि मैंने रेंज लॉक की है, ठीक है। ये क्यों किया दोबारा देख लो, मैं अनडू करता हूँ, ठीक है। देखो फरजाम, अभी मैंने F4, यहाँ ये डॉलर नहीं लगाए हुए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर F29 से F98 है रेंज। जब मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा, तो देखो F30 से F99 बन गई है। इधर आऊंगा, ये F31 से F100 बन गई है। यहाँ पे आऊंगा, F32 से F101 हो गया है। तो ये रेंज चेंज हो रही है, ये मैंने चेंज नहीं करनी, इसको मैंने कांस्टेंट बनाना है, लॉक करना है, तो इसलिए मैं F4 दबा रहा हूँ ताकि डॉलर साइंस लग जाए। डॉलर साइन की वजह से ये रेंज लॉक रहेगी, चेंज नहीं होगी बेटा, ओके। और अब मैं इस लॉक्ड रेंज को रेप्लिकेट कर रहा हूँ ताकि जो हमारा डेटा है वो करेक्ट आए, ठीक है ना। हाउ टू अंडू? कंट्रोल जी से अंडू होता है, कंट्रोल जेड से भी अंडू होता है, एक यहाँ से भी अंडू होता है, ये देखो बेटा, ये बटन होता है, ये यहाँ से भी अंडू हो जाता है, ओके। आगे सुनो। तकरीबन ये पेपर खत्म होने लगा है। रेप्लिकेट कर दिया ईच कंट्री के लिए, फिर कहता है आपने ना अपनी शीट को इस तरह फॉर्मेट करना है। ओके, फॉर्मेटिंग के बाद उसने ना आपसे एक ये वाला टास्क कराया। फॉर्मेटिंग आप लोग कर लोगे, फॉर्मेटिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, आई गेस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वो कैमरून में दो साइटिंग्स हैं यार, मेरे पास जीरो क्यों आ रही है? इसमें कुछ गड़बड़ की है इनके, मैंने देख लेते हैं। F29 के बाद F30 ये भी चेंज हो रहा है ना, इसको भी लॉक करना है, F29 को भी लॉक करना है। FN F4, लेकिन इसको नहीं चेंज, इसको लॉक नहीं करना A8 को, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब बिल्कुल ठीक हो गया, ओके। आगे सुने। हम्म, हाँ, आगे वो कहता है, ये फिल्ट्रेशन वाला टास्क सिखाने लगा हूँ। कहता है सेलेक्ट रोज 1 to 7 इंक्लूसिव एंड ओनली द रोज बिटवीन 8 to 26 वेयर साइटिंग्स टुक प्लेस, ठीक है। कहता है रो 1 से 7 तक, और सिर्फ वो वाली रोज सेलेक्ट करो जहां पर साइटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो देखो 1 से 7 तक रोज ये, ओके। और उसके बाद 8 से 26 तक रोज ये हैं जहां पर साइटिंग्स हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो जहां पर साइटिंग्स कहाँ नहीं हुई, बोट्सवाना में नहीं हुई, बुरुंडी में नहीं हुई, ये केन्या मलावी इधर नहीं हुई, ठीक है, रवांडा इधर नहीं हुई, और ये इधर भी नहीं हुई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं जाता हूँ, ये दो सेल सेलेक्ट किए, ओके, ये बड़ा टेक्निकल टास्क है। मैं जाता हूँ होम में और फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक कर दिया, ओके। ये देखो ये दो बॉक्स आ गए हैं, ओके। फिल्टर पे क्लिक किया, और मैं कहता हूँ जहां पर जीरो है ना वो ना दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर जीरो है वो ना दिखाओ, और ओके करता हूँ। तो ये देखो फिल्टर लग गया, सिर्फ वो वाले सेल नजर आ रहे हैं बेटा जहां पर साइटिंग्स हुई हैं। हाँ जी, ओके। अच्छा जी। अब वो प्रिंटिंग के टास्क रह गए, प्रिंटिंग के टास्क मैं आप लोगों को तब सिखाऊंगा जब हमारे आखिरी आखिरी दिन होंगे, ओके। बस अब कुछ और इस पेपर में एक्सेल का कुछ रह नहीं गया, ठीक है। ये इसकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना कुछ बताना है तो वो पूछ बता ले, ओके। हाँ, ये देख लो टैग जिराफ साइटिंग जो है ना, इसमें से कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि यार ये कैसे होता है। लाइक टैग जिराफ के बाद साइटिंग्स उनसे नेक्स्ट लाइन में नहीं आ पाती। तो ये देख लो, ये आई थिंक ये दोनों सेल ना, हाँ ये दोनों सेल जो हैं बच्चों, वो मार्जिन सेंटर है, ठीक है। और इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज है, मैं इसको मार्जिन सेंटर कर देता हूँ।
इसका फॉन्ट साइज 20 कहा हुआ है पेपर में, मोस्ट प्रोबेबली यस 20 ही कहा हुआ है। और ये बोल्डेड है। यहाँ जिराफ और साइटिंग्स के दरमियान पॉइंटर रख के मैंने ऑल्ट एंटर दबाना है। ऑल्ट एंटर दबाया, अब देखो आप कहेंगे सर वो कहाँ गया, कहीं नहीं गया यार, यहीं पे है। इसकी रो का हाइट बढ़ाओगे आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह एक और हेडिंग है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको भी उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है यहाँ पर ना, मार्जिन सेंटर करके। इसका भी फोन साइज बस फॉर्मेट पेंटर से जो काम इसके ऊपर किया वही काम इसके ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, देखा है ये मैंने क्या किया है। फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है, जिसके मर्जी ऊपर जाके पेंट कर दो, ठीक है। कंट्री और नंबर ऑफ साइटिंग ये दोनों बोल्ड हैं। कंट्री और नंबर ऑफ साइटिंग ये दोनों बोल्ड हैं। और नंबर ऑफ साइटिंग्स में साइटिंग्स नेक्स्ट लाइन में है, तो ऑफ के बाद जाके ऑल्ट एंटर दबा दिया जी, ये भी हो गया। इन दोनों को सेंटर अलाइन करना है, ये भी सेंटर ये भी सेंटर, ठीक है, सेंटर सेंटर भी हो गए। एंड इसमें आप देखें डे के बाद पीरियड नेक्स्ट लाइन में है, एंडेजर्ड और फोटोग्राफ भी नेक्स्ट लाइन में है, ठीक है। तो पीरियड नेक्स्ट लाइन में है, यूं। और इधर एंडेंजर्ड के बाद ये चीज भी नेक्स्ट लाइन में है, और विद फोटोग्राफी ऑल टेंटर के साथ नेक्स्ट लाइन में है। और ये दोनों राइट लाइन है, ठीक है, देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, राइट लाइन यहाँ से आना है, ये देखो राइट लाइन है। और ये जो 70 और 12 है ये दोनों सेंटर सेंटर लाइन है, ओके। ठीक है जी, और ये सारा मामला जो है बच्चों, अच्छा ये सारे सेल जो है वो भी राइट लाइन है, ठीक है। और ये सारा मामला जो है वो बॉर्डर के साथ आया हुआ है, तो ऑल बॉर्डर्स, हाँ जी, ठीक हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।